क्लोजेस्ट क्या लिखा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्या होता है बेटा, आर नॉट इज इक्वल्स टू 2kze² अपॉन कैपिटल के। ये फॉर्मूला होता है वेयर स्मॉल के कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास आते हैं बोर। तो बोर में क्या, पहले बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन समझते हैं। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन देखते हैं। बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी बेटा, उसने बताया था किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2π के इक्वल होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा। इस पर बेस इन्होंने क्या दिया था, अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। देखो हम बताते भी चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। एटॉमिक मॉडल में पहला पोस्टुलेट क्या था इनका, पहला पोस्टुलेट था कि ये प्लैनेटरी मोशन करते हैं। क्या क्या करते हैं, प्लैनेटरी मोशन करते हैं, वही रदरफोर्ड वाला है ना। उन्होंने बस ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड से घिरा होता है न्यूक्लियस। ठीक, यहां पे उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं होता, जैसे प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा इन्होंने क्या बताया था, दूसरा इन्होंने ये बताया था कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ये कहां घूमते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमते हैं, यानी कि ना तो ये एनर्जी को एमिट करते हैं ना ही ये एब्जॉर्ब करते हैं। नहीं, केवल एमिट नहीं करते हैं, एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं अपने में और दूसरे में चले जाते हैं। ठीक, और तीसरा क्या बताया था इन्होंने, स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमते हैं। और तीसरा क्या बताया था इन्होंने, केवल उसी ऑर्बिट में रहेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, एंगुलर मोमेंटम कितना हो, L = H/2π के बराबर होगा। जहां पर यहां पे क्या है, वेयर N = प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, फिर इन्होंने अपने इस मॉडल के आधार पर कुछ रिसर्चेस की, जैसे कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाली, रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, किसकी, हाइड्रोजन की। इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम पर किए थे। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास R की वैल्यू आई थी वो कितनी थी, N² H² 4π² M स्मॉल k Ze²। ये हमारे पास R की वैल्यू आती है। ठीक है, और इससे हमें पता चलता है क्या, कि जो हमारा R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N² के, यानी कि R1/R2 = हो जाएगा N1² N2²। बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन V कितना हो जाएगा बच्चे बोलो, कितना, 2π k स्मॉल k Ze² NH। ये हमारे पास क्या आता है बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। क्या निकाला था बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो E = क्या, वो बड़ा वाला फॉर्मूला, 2π² mk² Z² e⁴ N² तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि E जो है वो N² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो E1/E2 = N2/N1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और एनर्जी एक और चीज के बराबर होती है, -RHc/N²। ये भी तो फॉर्मूला होता है। हम लोग N² में लिख रहे हैं ना, तो इसको -13.6/N² लिख लो। लोगों ने एक और चीज एटम में पढ़ी थी, क्या लोगों ने पढ़ा था, रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है बेटा, ये होता है R = फॉर्मूला
है हमारे पास, देखो 2 पाई स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच क्यूब सी, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन के लिए रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकली है केवल, और इसकी वैल्यू होती कितनी है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने केवल फॉर हाइड्रोजन निकाला है। ठीक, हाइड्रोजन के लिए क्या लिख लेते हैं ऐसे, GIEGER, गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं, ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है। ये एसोसिएट्स थे। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। इनकी ऑब्जर्वेशंस थी क्या क्या, क्या ऑब्जर्वेशंस थी भाई इनकी, देखो इन्होंने भी 3 ऑब्जर्वेशन निकाली थी। क्या सबसे पहला क्या निकाला था बताओ, मोस्ट ऑफ स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, पहला तो ये। दूसरा क्या निकला था, 1 in 8000 क्या होते हैं बेटा, डेविएटेड थ्रू 90 डिग्री। और नंबर 3 क्या बताया था हम लोगों ने, वन ऑफ द पार्टिकल डेविएटेड थ्रू 180 डिग्री। एम कहा है, KZE² है गधे, KZE² अपॉन 2R। ये हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी निकलती है कितनी, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू कितनी होती है, माइनस का KZE² अपॉन R। ठीक है, और U का एक और फॉर्मूला होता है 2K, U इज इक्वल टू 2K के बराबर होता है। ठीक है, और ये सभी किसमें आएंगे, जूल में आएंगे। इसका देखो ग्राफ भी पूछा जाता है ना, तो हाँ बेटा बताओ। ये ऑब्जर्वेशन बोल पॉइंट में ऊपर क्या लिखा है, फर्स्ट लिखा है मोस्ट ऑफ स्पेस ऑफ एटम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमको एनर्जी लेवल डायग्राम पूछा जाता है। उसके बाद में सीरीज हो सकता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहला लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो बामर ने देखा था। किसने देखा था बेटा, सबसे पहले इसको बामर ने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, बामर ने किया था 1884 में, फर्स्टली ऑब्जर्व्ड। पहले बामर ने सीरीज दी थी और ये विजिबल रीजन में थी। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बामर ने पहले डिस्कवर किया है इसलिए पहले बामर है। बामर से नीचे की वेवलेंथ वालों को लाइमन ने बाद में खोज करके निकाला। ठीक है, ऑब्जर्व किया, तो लाइमन सीरीज सबसे पहले आती है। तो बेसिकली क्या है, इनमें 5 सीरीजें होती हैं। क्यों, कौन कौन सी 5 सीरीजें हैं यहाँ पे, 5 सीरीज कौन कौन सी, देखो सबसे पहला क्या है, लाइमन। फिर कौन सी है, बामर। फिर कितनी है हमारे पास, लाइमन, बामर, पास्चन। फिर है हमारे पास ब्रैकेट। फिर है हमारे पास फुन। ये हमारे पास 5 जो है सीरीज होती हैं। लाइमन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/λ। ये 1/λ क्या है, ये लाइन नंबर है। ठीक है, वेव नंबर। तो 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, R ब्रैकेट 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। यहां पर n इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2, 3, 4 एंड इंफिनिटी। ठीक है, फिर यहां पे क्या है, फॉर शॉर्टेस्ट के लिए क्या करते हैं, n इज इक्वल टू इंफिनिटी रखते हैं। ठीक है, और फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n इज इक्वल टू 2 रखते हैं।
ठीक है, फिर ऐसे ही बामर के लिए आ जाता है। बामर के लिए 1/λ का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे? 1/λ आर ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। यहाँ n इज इक्वल टू 3, 4, 5, डॉट 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 होता है। शॉर्टेस्ट के लिए क्या करते हैं? यहां पर भी शॉर्टेस्ट के लिए n इज इक्वल टू इंफिनिटी, और लॉन्गेस्ट के लिए क्या करते हैं बेटा? ठीक है, लॉन्गेस्ट के लिए n इज इक्वल टू 3, यानी जस्ट ऊपर वाला वर्जन रख लेते हैं। पास्टन के लिए देखिए क्या होता है। पास्टन के लिए 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर होता है। n यहां पर क्या आ जाता है? 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक, यहां पर भी शॉर्टेस्ट के लिए क्या आता है बेटा? शॉर्टेस्ट n इज इक्वल टू इंफिनिटी, और लॉन्गेस्ट के लिए n इज इक्वल टू 4। फिर ऐसे ही हमारे पास क्या आता है? ब्रैकेट के लिए 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। यहां n इज इक्वल टू कितना आता है? 5, 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक, फिर वही शॉर्टेस्ट के लिए कितना? शॉर्टेस्ट के लिए हमारे पास वैल्यू आती है n इज इक्वल टू इंफिनिटी, और लॉन्गेस्ट के लिए क्या होता है? लॉन्गेस्ट के लिए n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और फुंड सीरीज को 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/, ठीक है, n इज इक्वल टू 6, 7 एंड डॉट 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 रखते हैं। और यहां पर शॉर्टेस्ट के लिए क्या वैल्यू आती है? शॉर्टेस्ट के लिए वैल्यू आती है हमारे पास n इज इक्वल टू इंफिनिटी, और लॉन्गेस्ट के लिए क्या वैल्यू आती है बेटा? n इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास 5 सीरीज और उनके फॉर्मूले आ जाते हैं। यहां पे इनकी जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आती है किसकी? शॉर्टेस्ट लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है? 912 एंगस्ट्रम होती है। और लॉन्गेस्ट कितनी होती है बेटा? लॉन्गेस्ट लैम्डा कितनी होती है? 1216 एंगस्ट्रम। ठीक है, फिर यहां पर कैसे निकालते हैं? बामर की कैसे निकालते? बामर की शॉर्टेस्ट जो होती है, बामर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है कितना? 3646 एंगस्ट्रम के आसपास। और जो लॉन्गेस्ट होती है लैम्डा, वो कितनी होती है बेटा? लॉन्गेस्ट लैम्डा इज इक्वल टू 6563 के आसपास होगी एंगस्ट्रम में। ठीक है, इन दो की ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही पूछी जाती है कि इनकी लॉन्गेस्ट कितनी है और शॉर्टेस्ट कितनी है। ठीक, और निकालने का तरीका हमने आपको सिखाया है कि आप क्या निकालने बेटा? लैम्डा की वैल्यू 1/r से निकाल लो, 912.5 या 912 आएगी, 911.5 सॉरी। ठीक है, और वो रख करके फिर सबकी निकाल सकते हैं, है ना। इसी तरीके से एनर्जी लेवल, ठीक है, यहां पे देखो एनर्जी लेवल डायग्राम हम बना दे रहे हैं तुम्हारे, डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये है तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इंफिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से गिरेगा, फिर यहां से गिरेगा, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से। तो कितना? ये क्या हो गया बेटा? ये लाइमन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? लाइमन। फिर यहां से, फिर यहां से, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये क्या हो गया बेटा? बामर हो गया, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा? एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से। ये क्या हो गया? पास्टन हो गया, है ना। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा? एक ऊपर, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। ये क्या हो गया बेटा? ये आ जाएगा ब्रैकेट। और सबसे लास्ट में क्या? एक यहां से और एक यहां से। क्या हो गया? फुन। ठीक, और एनर्जी लेवल्स कैसे निकलते हैं? इसका -13.6 सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगे। इसका हो जाएगा -3.4। इसका कितना हो जाएगा? माइनस का 1.81। इसका कितना? नहीं, 1.51, है ना। इसका होगा -0.84। हमको अब दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या होते जा रहे हैं? कम होते चले जा रहे हैं। ये तुम्हारा एनर्जी लेवल डायग्राम है, एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, और एनर्जी निकालते कैसे हैं समझो। एनर्जी निकालते हैं जैसे मान लो हमको एक का पता होता, पहले वाले का पता है ना,
तो E1 इज इक्वल टू कितना निकलता है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब En निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलता जाएगा। जब स्पेक्ट्रल लाइन नंबर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। देखो स्पेक्ट्रल लाइंस का टोटल नंबर निकालना हो तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू n ब्रैकेट n-1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का, ये और नोट कर लो।